अपने देश के हर शहर की अपनी कोई ना कोई खासियत होती है। जब किसी शहर की बात आती है उसमें लखनऊ का ज़िक्र होता है तो लखनऊ के नवाबों का ज़िक्र होता है, लखनऊ की तहज़ीब का ज़िक्र होता है, लखनऊ के खाने का ज़िक्र होता है। लेकिन आज हम आपको लखनऊ के उस पहलू को दिखाएंगे जिसके बारे में चर्चा बहुत कम होती है। 1857 की क्रांति तो आपने सभी सुना होगा, जंग आज़ादी जिसको नाम दिया गया था। आज हम आपको जिस जगह पर लेके आए हैं उसका संबंध 1857 की क्रांति से है और लखनऊ की उस तस्वीर से है जो शायद अभी तक आपको नहीं मालूम होगी। तो सब कुछ हम बताएंगे कि नवाबों की नज़ाकत और नफासत तो एक अलग चीज़ थी, लेकिन 1857 की क्रांति में नवाबों का जो रोल रहा है वो अपने आप में बिल्कुल अलग था। आज हम आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मूसाबाग का महल दिखाने लाए हैं, जो लखनऊ का अंतिम महल था। इस स्थान पर अंग्रेज़ों और नवाबों के बीच में आखिरी युद्ध हुआ था। उसके बाद अंग्रेज़ों का यहाँ पर कब्ज़ा हो गया था। हमारे सामने जो महल का खंडहर दिख रहा है ये मूसाबाग का महल कहलाता था। आज ये खंडहर के रूप में आपके सामने है। हम पास चलते हैं और इसके इतिहास और इसकी वास्तुकला के साथ साथ इस महल के उस अहमियत को बताएंगे जिसको जानने के बाद आपको महसूस होगा कि अवध के नवाब सिर्फ नज़ाकत और नफासत में ही नहीं थे बल्कि जंग आज़ादी में उनका क्या रोल था। तो चलिए पास चलते हैं महल के। हम महल के पास आए तो आपकी निगाहों को सबसे पहले हम इसके मुख्य द्वार की तरफ ले जाना चाहेंगे। सामने आप देखेंगे तो 3 मेहराब नज़र आ रही है। हालांकि वो मेहराब टूट कर पूरी तरह से ख़त्म हो गई है, लेकिन अगर आपको हम थोड़ा सा पीछे लेके चलें, जिसके ऊपर जो आपको दीवार नज़र आ रही है, वहाँ पर किसी समय जब ये महल अपने अस्तित्व में था, चांद और सितारे की आकृतियों को यहाँ पर बनाया गया था। पुरानी तस्वीरों में अगर आप इस महल को देखेंगे तो वहाँ पर वो आपको नज़र आएगा। हालांकि ये पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। ये महल क्यों खंडहर के रूप में हो गया है वो भी आपको हम बताएंगे। हम महल का वो हिस्सा दिखाना चाहते हैं जो पूरी तरह से टूट के खंडहर में बदल चुका है। इधर देखेंगे आपको तो एक दरवाज़ा जैसा नज़र आ रहा है। अगर हम इस तरफ आएँ तो देखें यहाँ पर भी काफ़ी कुछ ख़त्म हो गया है टूट के। सामने अगर आप देखें तो एक मेहराब नज़र आ रही है, हालांकि उसकी छत अब पूरी तरह से टूट गई है। अब हम ऊपर चलते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो आप यहाँ पर हाफ राउंड में सीढ़ी बनी थी, हालांकि सीढ़ी पूरी तरह से टूट गई है। इस सीढ़ी में पत्थर और लखौरी ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। अब हम अंदर चलते हैं। अंदर आए तो देखिए कि जिस तरह की सीढ़ी हाफ राउंड थी उसी तरह का यहाँ पर भी जो प्रवेश द्वार के बाद का हिस्सा है वो था। अगर नीचे का फर्श देखें तो चौकोर पत्थर शतरंज की तरह यहाँ पर नज़र आएगा। यहाँ से वहाँ तक देखें बड़े ही सलीके से पत्थरों को चौकोर डिज़ाइन में काट के और यहाँ पर लगाया गया था। इस महल की ज़्यादातर तो नक्काशी और प्लास्टर ख़त्म हो गए हैं, लेकिन कुछ हिस्सा नज़र आ रहा। तो अगर आपको मैं ऊपर दिखाऊं तो देखिए चूने के प्लास्टर के ऊपर कितनी बारीक और पतली नक्काशी की गई है, पत्तियों की एक बेल लगाई गई है। अगर आप इसकी मेहराब के अंदर देखें तो एक ये कार्निश बनी हुई है, उसके ऊपर भी छोटी छोटी डिज़ाइन को उकेरा गया है। आप उस समय की वास्तुकला को समझने की कोशिश कीजिए कि हाथ से ये सारी डिज़ाइन की जाती थी, लेकिन उसकी खासियत क्या है कि कहीं पर भी आपको कोई अंतर नज़र नहीं आएगा, कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। एक जैसी ये डिज़ाइन हर जगह आपको मिलेगी। अंदर हम चलते हैं। इधर आए तो देखिए एक छोटा सा चौकोर कमरा नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी वही हाल है, छत यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ दीवारें ही दीवारें खड़ी नज़र आ रही हैं। अंदर जाने के 2 रास्ते नज़र आ रहे थे, एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है। हम इस रास्ते से अंदर आए। यहाँ पर आए तो देखिए एक बड़ा सा आयताकार कमरा नज़र आ रहा है। सामने सीधी और सपाट मेहराब नज़र आ रही है, उसके ऊपर एक हल्का सा कर्व नज़र आ रहा है। हम आपको इस महल की बनावट के बारे में अगर बताएं तो देखिए यहाँ पर
लखौरी ईंटों का इस्तेमाल किया गया है और इस महल को सजाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए चूने का इस्तेमाल किया गया है और चूने में लाल रंग का इस्तेमाल किया गया था, जिससे कि इसके जो प्लास्टर हैं, इसकी दीवारें हैं, वो और अच्छी लगें। चूने के साथ-साथ इसमें लाल रंग का भी इस्तेमाल किया गया था। हम अंदर जाएँ उससे पहले आपको इसके इतिहास के बारे में बता दें। इसका निर्माण नवाब सादत अली खां के कहने पे हुआ था। नवाब सादत अली खां ने अपने बहुत ही ख़ास आज़मुद्दौला से कहा कि एक ऐसा महल बनवाओ जहाँ पर वो अपने विदेशी मेहमानों के साथ मनोरंजन कर सकें और अपनी बेगमों के साथ शिकार कर सकें। उसके लिए आज़मुद्दौला ने इस जगह पर इस महल का निर्माण कराया। इस महल का निर्माण 1803 में शुरू हुआ था और 1804 में बन के तैयार हुआ। ये करीब 84 एकड़ का बना एक विशालकाय महल हुआ करता था। इसके चारों तरफ घने जंगल हुआ करते थे और यहाँ पर नवाब, उनकी बेगम और उनके विदेशी मेहमान मनोरंजन के लिए आया करते थे। जब 19वीं शताब्दी की शुरुआत हो चुकी थी, उस वक्त तक ब्रिटिश का भारतीय रियासतों में काफ़ी दबदबा हो बढ़ता जा रहा था। उनको खुश रखने के लिए, उनके साथ मनोरंजन करने के लिए इस आलीशान और खूबसूरत महल का निर्माण कराया गया था और इसी महल में नवाबों के साथ जो आखिरी लड़ाई लड़ी गई थी, वो भी इसी महल में लड़ी गई थी। आप यूँ समझ सकते हैं कि जिस महल को नवाबों ने उनके साथ मनोरंजन के लिए बनवाया था, उन्हीं के साथ नवाबों ने इस महल में आखिरी लड़ाई लड़ी थी। उस लड़ाई का क्या महत्व था, वो भी हम आपको आगे चल के बताएँगे। इधर आइए तो देखिए आपको मैं दिखाता हूँ कि उस बड़े कमरे को पार करके आए तो देखिए एक गलियारे जैसा नज़र आ रहा है यहाँ पर और इस तरफ देखेंगे तो काफ़ी ऊँची दीवार आपको नज़र आ रही है। कहीं-कहीं पे इसमें प्लास्टर नज़र आ रहा है। अगर सामने आप देखें तो एक हाफ राउंड की मेहराब नज़र आ रही है। उसके नीचे जो आप देखेंगे जो पिलर्स हैं पूरी तरह से गोल हैं। पिलर के ऊपर अभी प्लास्टर बचे हुए हैं। अगर उस पे डिज़ाइन को देखें, प्लास्टर की डिज़ाइन वहाँ उकेरी गई है। जो हिस्सा बचा है देखने में वाक़ई बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है कि यहाँ पर देखिए एक बड़ा-सा आपको प्रांगण आँगन नज़र आएगा। डिज़ाइन और इसकी वास्तुकला के बारे में बता दें, इसकी डिज़ाइन जो क्लाउड मार्टिन ने की थी। क्लाउड मार्टिन एक ब्रिटिश सेना के अधिकारी हुआ करते थे, जिन्होंने लखनऊ में कई खूबसूरत इमारतों की डिज़ाइन तैयार की और उनका निर्माण कराया। उन्होंने इस मूसाबाग पैलेस की डिज़ाइन की थी। अगर इस दीवार को आप गौर से देखिए, प्लास्टर के ऊपर आप ये डिज़ाइन जो बनाई गई है, ये चौड़ी ईंटों जैसी जो डिज़ाइन उकेरी गई है, ये फ्रेंच वास्तुशैली का एक बेहतरीन उदाहरण नज़र आता है। मैं इंडो फ्रेंच शैली इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप इसकी मेहराबों पर निगाह लेकर जाएँ तो देखें वो पूरी तरह से अवधी या मुगलिया शैली जैसी नज़र आएगी। यही वजह है कि इस महल को इंडो फ्रेंच शैली का कहा जाता है। हम आपको एक और महत्वपूर्ण इस महल से जुड़ी जानकारी देना चाहते हैं। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, जब नवाबियत का दौर था तो नवाब अपनी बेगमों और विदेशी मेहमानों के साथ इस जगह पर जंगली जानवरों की लड़ाई कराते थे और इसका लुत्फ़ उठाते थे। अगर आपको मैं उसके ऊपर का हिस्सा दिखाऊं, यहाँ पर बालकनियाँ बनी होती थी। उन बालकनी पे बैठते थे नवाब, उनके विदेशी मेहमान और उनकी बेगम और जंगली जानवरों की लड़ाई के लिए ख़ास तौर से इस जगह का इस्तेमाल किया जाता है। 1857 की क्रांति से सभी वाकिफ़ होंगे कि अंग्रेज़ों के खिलाफ पूरे देश में एक साथ क्रांति का जो बिगुल फूँका था, अगर उसके पीछे जाएँ तो एक अफ़वाह फैली थी या हकीकत थी कि जो कारतूस यूज़ किया जाता था उसमें गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। जिस जगह पर हम खड़े हैं ये उस समय 400 अनियमित घुड़सवार सैनिकों की बटालियन यहाँ पर रहा करती थी। जब उनको सूचना मिली कि इसमें इस तरह की चर्बियों का इस्तेमाल किया जाता है तो यहाँ पर पहली बार उन 400 सैनिकों ने एतराज़ किया और दाँत से कारतूस को खींचने का जो सिस्टम था उसके अगेंस्ट वो गए और उन्होंने कहा कि हम दाँत से कारतूस को नहीं खींचेंगे क्योंकि इसमें गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। और जो ये चिंगारी यहाँ से भड़की थी वो धीरे धीरे 1857 की क्रांति की वजह बनी और पूरे देश में क्रांति हुई। और मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, जहाँ पर अवध के नवाब वाजिद अली शाह हुआ करते थे, जब
नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेज़ों ने कैद कर लिया तो उनको लगा कि उन्होंने अवध पर फतेह कर ली है, लेकिन नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हज़रत महल ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हार नहीं मानी। लखनऊ के हर हिस्से में लड़ाई हुई थी और हर जगह आपको अंग्रेज़ों की सिमेट्री मिलेगी। इसका ये सबूत है कि उस लड़ाई में अंग्रेज़ काफ़ी संख्या में मारे गए थे। 21 मार्च 1858 को यहाँ पर नवाबों और अंग्रेज़ों के बीच में आखिरी लड़ाई हुई, जिसका नेतृत्व बेगम हज़रत महल ने किया था। सुबह यहाँ पर तड़के ही युद्ध शुरू हो गया। अंग्रेज़ों की सेना ने भयंकर इस महल पर गोलाबारी शुरू कर दी और आप इस महल का जो हाल देख रहे हैं उसकी ये वजह थी कि इस पर इतनी ज़बरदस्त गोलाबारी की गई थी कि इस महल की सारी छतें ढह गईं और काफ़ी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और दोपहर होते होते भारतीय सैनिकों की हार होने लगी। करीब 400 भारतीय सैनिक मारे गए और करीब 250 अंग्रेज़ सैनिक मारे गए। यहीं पर एक अंग्रेज़ कैप्टन की कब्र भी है जिनको कैप्टन वेल्स के नाम से जाना जाता है। 1857 की क्रांति का अंत 21 मार्च 1858 को इसी महल से हुआ। इस महल को जीतने के बाद अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से अवध पर कब्जा कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि जब अवध की सेना आखिरी लड़ाई यहाँ से हार गई तो बेगम हज़रत महल पुरातत्व विभाग ने रास्ते को बंद कर दिया है। एक सुरंग हुआ करती थी, उस सुरंग के माध्यम से सीतापुर चली गई और सीतापुर से नेपाल चली गई और अंग्रेज़ों की पकड़ में नहीं आने पाई। ये था इतिहास। अब हम थोड़ा सा इसकी वास्तुकला भी आपको दिखा दें। इधर हम आए तो देखिए यहाँ पर भी काफ़ी मोटी और चौड़ी दीवार है। फर्श के ऊपर चौकोर पत्थरों का इस महल में इस्तेमाल किया गया था। सामने आप देख रहे हैं जो बुर्जी नज़र आ रही है, इस बुर्जी का इस्तेमाल बाहर के जो सीन था, दृश्य था, उसको देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि बुर्जी अब पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। इस महल के चारों तरफ काफ़ी बड़ी बाउंड्री वाल हुआ करती थी। हालांकि बाउंड्री वाल का जो हिस्सा है वो करीब करीब ख़त्म हो गया है। कहीं कहीं पे इसका अवशेष नज़र आता है, लेकिन महल का जो भी हिस्सा बचा है बताता है कि नवाब ने कितनी शानदार तरीके से कितना खूबसूरत महल बनवाया था। दोस्तों, आज हमने आपको लखनऊ का मूसाबाग का महल दिखाया, इसके इतिहास, इसकी वास्तुकला के बारे में बताया। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल हिस्टोरिक आसिफ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, आप इंस्टाग्राम पर हमको फॉलो कीजिए और आपके सवालों का जवाब हम इंस्टाग्राम पे देंगे। इतिहास से जुड़ी कोई भी जानकारी लेना हो या किसी वीडियो के बारे में आपको कुछ कहना है तो इंस्टाग्राम पे आप हमको फॉलो कीजिए। हिस्टोरिक आसिफ के नाम से हमारा इंस्टाग्राम है और वहाँ पर मिलते हैं। वहाँ पर हम आपके हर सवालों का जवाब देंगे। इजाज़त दीजिए आसिफ को, फिर मिलते हैं किसी नई जगह कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।